हेलो एवरीवन। जैसा कि हम एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे थे, उसमें हमने 6 क्लास की बुक पढ़ रही थी और अब हम 7th क्लास की बुक में ज्योग्राफी की जो बुक है हमारा पर्यावरण 7th क्लास की, उसके 2 चैप्टर हम पढ़ लिए थे। आज हम उसका तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारी बदलती पृथ्वी। स्थल मंडल अनेक प्लेट्स में विभाजित हैं, जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा सीधी गति में चारों तरफ घूमती रहती है। प्रत्येक वक्त केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया है। क्या आप जानते हैं, एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए और उसे जल में आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को टिपाई पर रखकर गर्म करें एवं जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के कारण कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा इसी प्रकार की गति करता है। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को इन बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जिसके कारण गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं, उन्हें अंतःजनित बल एंड्रोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं, उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। चित्र 3.1 में आप ये सब देख सकते हैं। चित्र 3.1, स्थल रूपों का विकास। पृथ्वी की गतियां। अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल में आकस्मिक बल और पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल है भूकंप, ज्वालामुखी और भूस्खलन, और पटल विरूपण बल है पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनित बल में है अपवर्तन और निक्षेपण। उसमें है नदी का बहता जल, पवन, समुद्री तरंगे और हिमनद। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला हुआ एक छिद्र होता है, जिसमें पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। चित्र 3.2 में आप ये सब देख सकते हैं। चित्र 3.2 एक ज्वालामुखी, इसके अंदर नीचे है मेंटल, ऊपर है परपटी, इसमें है मैग्मा कोस्ट, ये रहा। तो ये है वो छिद्र जिसमें से ये निकासी के लिए वेंट है, और ये लावा बाहर आता है, और ये है क्रेटर। क्रेटर और ऊपर उठती है गैस एवं राख। शब्द उत्पत्ति। एंड्रो, एंड्रो यानी कि अंतः, और एक्सो मतलब बाहर, जेनिक मतलब उत्पत्ति, और एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक। क्रियाकलाप। एक बर्तन लें, उसे जल में भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर, चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें। आप देखेंगे कि जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपके ढक्कन के ऊपर रखी हैं, उनमें कंपन होता है, और दाने जितने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होने लगता है। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने के पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति करता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। चित्र 3.3 में देख सकते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। उद्गम केंद्र के भूस्तर पर के निकटतम स्थान
स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। अभिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। अधिकेंद्र से निकटतम भाग से सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये है चित्र 3.3 एक भूकंप की उत्पत्ति। यह है उद्गम केंद्र, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, वह भूकंपी ऊर्जा का उद्गम होता है। इसके बाद में ये घेरों में अधिकेंद्र के बाहरी घेरे, और ये है प्लेट सीमा, और भूकंपी तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती है। ये इस तरीके। क्या आप जानते हैं भूकंपी तरंगें 3 प्रकार की होती हैं? पी तरंगे अथवा अनुदैर्घ्य तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे। इस इन तरंगों के गुणधर्म विश्वकोश से ज्ञात करने का प्रयास कर सकते हैं। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो आपके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब की मछली की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये है भूकंप में गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। भूकंप एक वास्तुस्थित अध्ययन। भुज के भूकंप के झटके। 26 जनवरी 2001 को भुज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाला भीषण भूकंप। 2 स्कूल प्रभावित क्षेत्र। स्कूलों की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों एवं 31 शिक्षकों की मौत की आशंका। तीसरी चीज है भुज में निराशाजनक राहत। भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति तक भोजन, कंबल, दवाएं आदि न पहुंचने के कारण हालत चिंताजनक। क्या है भुज की तबाही? फोन लाइनें, जल पाइप लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें भी सभी अवरोधित हो गई। शहर में आग। चारकोल एवं अंगीठियों से के पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग। भूकंप संभावित क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री की केंद्र से अपील। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता की मांग की। क्या आप जानते हैं भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। यदि भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा इससे कम होती है तो इसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5 होती है वह वस्तुओं के गिरने की क्षति पहुंचा सकता है, और जिस भूकंप की तीव्रता 6 अथवा इससे अधिक होती है वह बहुत विनाश शक्तिशाली और अधिक तीव्रता, और जिसकी तीव्रता 7 अथवा अधिक होती है वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। ये है भूकंप लेखी। क्रियाकलाप। भूकंप के पश्चात समाचार पत्रों में मुख्य समाचारों के रूप में दिया गया भूकंप एवं वस्तुस्थिति अध्ययन पढ़ें। इस घटना को क्रमानुसार श्रेणीबद्ध करें। कल्पना करें कि यदि कुछ समय के बीच में अचानक भूकंप आ जाए तो आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान यहाँ आश्रय लें। सुरक्षित स्थान। रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में इससे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास तथा टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृति। अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा अदृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटना से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपवर्तन कहते हैं।
वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपण करते हैं। अपवर्तन एवं निक्षेपण ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न कलाकृतियों का निर्माण करते हैं। क्या आप जानते हैं विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। यह है नियाग्रा जलप्रपात। नदी के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपवर्तन होता है। जब नदी किसी बड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर फैल या बड़े ढाल वाली घाटी से टकरा गिरती है तो यह जलप्रपात बनती है। चित्र 3.5 में आप देख सकते हैं, यह है एक जलप्रपात। यह है कठोर फैल जल की शक्ति द्वारा काटे जाने वाले मृदु शैल। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मार्गों को विसर्प कहते हैं। इससे के बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपवर्तन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी के से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी के तटों के बाहर बहने लगते हैं, तो नदी के तटों से बाहर बहने लगती है। फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्र में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी तथा पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। नदी में उपस्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। ये है बाढ़ का मैदान। ये है तटबंध, ये है चाप झील, ये है विसर्प। बाढ़ग्रस्त मैदान से नदी द्वारा निर्मित कलाकृति जिसको वितरिका कहा जाता है। किसको वितरिका कहा जाता है? समुद्र तल में पहुंचते पहुंचते वह धीमा हो जाता है, नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसको वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसाद के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है, जैसा कि इस चित्र में डेल्टा दिखाया गया है। मुख्य नदी ये है और ये अलग अलग वितरिकाओं में बढ़ के वितरिकाएं बना रही है और ये अपने डेल्टा का निर्माण कर रही है। आओ कुछ करके सिक्के में है विश्व की कुछ नदियों के नाम ढूंढो जो डेल्टा का निर्माण करते हैं। सबसे बड़ी गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। समुद्री समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपवर्तन एवं निक्षेपण तटीय कलाकृति बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और छोटी चौड़ी होती जाती है। इसको समुद्री गुफा कहते हैं। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपवर्तन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी आकृति को स्टैक कहते हैं। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र ब्रिज को कहते हैं। समुद्री तरंग के किनारों का पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है। ये है समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित कलाकृति। ये है समुद्री गुफा, ये है तटीय मेहराब और ये है स्टैक।
हिमनद के कार्य। हिमनद एक हिमानी बर्फ की नदी होती है। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपवर्तन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपण होती हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। ये है हिमनद। पवन के कारण। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के कुछ चित्र एकत्र करने का प्रयास कीजिए। राजस्थान में रेगिस्तान में पवन अपवर्तन एवं निक्षेपण एक प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल को के आधार संकीर्ण एवं क्षीण विकृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत के स्थान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। चित्र 3.10 में आप बालू टिब्बे देख सकते हैं। ये है बालू टिब्बे। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वो अपने वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है। यह जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं। चीन के विशाल लोएस निक्षेपण पाए जाते हैं। इसी के साथ ही अभ्यास शुरू होता है और ये चैप्टर इसी के साथ खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी किताब का नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।